नमस्ते दोस्तों, आज का डेट है 16 मई 2024 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनेट शॉटडाउन के बारे में। भारत में 2023 में सबसे ज्यादा जो है इंटरनेट शॉटडाउन के मामले देखे गए, मतलब कि किसी विशेष क्षेत्र में इंटरनेट को बंद कर दिया गया किसी सीमित समय के लिए। ठीक है, इसी को कहा जाता है इंटरनेट शॉटडाउन। 116 मामले देखे गए सिर्फ और सिर्फ 2023 में, और ये आंकड़ा जो है सिविल सोसाइटी बॉडी के द्वारा दिया गया है। सिविल सोसाइटी बॉडी जो है कीप इट ऑन कोएलिशन, इसी के द्वारा कहा गया है कि 2023 में भारत में लगभग 116 मामले थे इंटरनेट शॉटडाउन के। मेनली जो है हम लोग इस आर्टिकल में पढ़ लेंगे कि भारत में इंटरनेट शॉटडाउन की स्थिति क्या है। 2014 से 2023 के बीच में लगभग 780 इंटरनेट शॉटडाउन देखे गए हैं। ठीक है, केवल 2023 में देश में लगभग 7000 घंटे इंटरनेट को बाधित किया गया है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेंगे कि क्या क्या कारण है, किस कारण से जो है सरकार के द्वारा इंटरनेट शॉटडाउन किया जाता है। जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम हो गया था, उसके खिलाफ जब विरोध शुरू हुआ था, उसके बाद अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 जब हटाया गया था तो जम्मू कश्मीर में लंबे समय तक जो है इंटरनेट शॉटडाउन रखा गया था। उसके बाद विधायी ढांचे क्या क्या है, कानूनी रूप से क्या क्या मान्यता दिया जाता है इंटरनेट शॉटडाउन करने के लिए, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जब इंटरनेट शॉटडाउन करने के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं कानूनों में, इसका भी हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद इंटरनेट शॉटडाउन का प्रभाव क्या है, उसके बाद इंटरनेट शॉटडाउन के पक्ष में तर्क क्या है, हर एक चीज को जो है हम लोग इस आर्टिकल में विस्तार से पढ़ लेंगे। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि चुनाव के दिन को अवकाश घोषित करने का मामला, क्योंकि वोट देने का अधिकार जो है भारत में न केवल एक विशेषाधिकार है बल्कि एक कर्तव्य के रूप में भी है। इसलिए जो है सभी भारतीय नागरिक को वोट देने जाना चाहिए। ठीक है, हम लोग वैश्विक परिदृश्य में भी पढ़ लेंगे कि कौन कौन से देश जो है वो चुनाव के दिन अवकाश देते हैं। जैसे कि अगर ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लें तो वहां पे मतदान अनिवार्य है। वहीं साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ कोरिया हो गया, फ्रांस हो गया। ठीक है, इन क्षेत्रों में जो है मतदाताओं को वोट देने के लिए चुनाव के दिन में छुट्टी दी जाती है। हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे पीएसयू में तो जो है हर एक एम्प्लॉय को 5 वर्षों में एक बार पीएमई कराने के लिए भेजा जाता है, मतलब कि पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये समझाने का मेरा तात्पर्य है कि जिस दिन जो पीएमई के लिए छुट्टी दी जाती है वो छुट्टी तभी स्वीकृत मानी जाती है जब आप उस दिन जाकर पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं और हॉस्पिटल से पूरा का पूरा रिपोर्ट लेकर आते हैं। उसके बाद वो हॉस्पिटल आपको अधिकृत करता है कि हाँ आपने इस छुट्टी का सही तरीके से उपयोग किया है, तब जाकर आपकी छुट्टी जो है मान्य मानी जाती है। ठीक है, उसी तरह से क्यों नहीं भारत में भी, क्योंकि जहां भी चुनाव होता है वहां पे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर है वहां छुट्टी होती ही है। तो फिर वोटिंग परसेंटेज में इतना गिरावट क्यों रहता है, कहीं 52%, कहीं 50%, कहीं 48% वोटिंग होती है। तो यहाँ पे एक नियम बनाने की आवश्यकता है, जितने भी गवर्नमेंट इंप्लॉयज हैं या फिर प्राइवेट इंप्लॉयज हैं जिनको छुट्टी दी गई है सब वेतन, ठीक है, अगर छुट्टी पेड है तो अगले दिन जाकर जो भी आपने वोट दिया है उसका आप दस्तावेज दिखा सकते हैं, तभी जाकर आपकी छुट्टी मान्य मानी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे उपाय अपनाने से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रेरित हो सकते हैं। और ऐसे भी इस आर्टिकल में राइटर के द्वारा कहा जाता है कि किसी भी नागरिक को दबाव डालकर वोट देने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। नागरिक को हमेशा से प्रोत्साहित करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि आपके वोट की क्या वैल्यू है, आपके मतदान से हमारे आने वाले 5 वर्षों का भविष्य तय होता है। तो आप सही तरीके से निर्णय ही नहीं लेंगे तो फिर सिर्फ सवाल उठाने से क्या होगा। जब कोई सरकार सत्ता में आ जाती है और कोई कमियां दिखती है तो नागरिकों के द्वारा लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है। लेकिन अगर आप अपने कर्तव्य को, अपने वोट देने के अधिकार को सही तरीके से उपयोग करेंगे तो ऐसा नौबत ही नहीं आएगा, क्योंकि आप सोच समझकर अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे। ठीक है, इस आर्टिकल में हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे और क्या क्या तर्क वितर्क किए जा रहे हैं चुनाव के दिन को अवकाश घोषित करने के लिए। उसके बाद वीडियो के लास्ट में जो है हम लोग 5 क्वेश्चन एमसीक्यू के डिस्कस करेंगे जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड है, जो आने वाले यूपीएससी के पीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि सोशल मीडिया का भारतीय राजनीति पर प्रभाव। पहले क्या होता था कि चुनाव के समय
किसी भी विशेष पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा उस पार्टी के कार्यों को गिनाया जाता था, उसकी उपलब्धि को गिनाया जाता था, उसी से लोग जो है जानकारी हासिल करते थे, क्योंकि पहले इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है आसानी से नहीं प्राप्त होता था। लेकिन वर्तमान समय में सोशल मीडिया, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, यहाँ से लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, सही इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है लोगों को, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूक हो सके अपने प्रतिनिधि के लिए, किस तरह से जो है अपने प्रतिनिधि को चुने, अपने वोट के वैल्यू को समझे। हर एक तरीके से जो है सोशल मीडिया पे जागरूक किया जाता है। और मैक्सिमम जो यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन देने वाले होते हैं कोई विशेष पार्टी से नहीं होते, बस वो भारत की राजनीति का सही परिदृश्य दिखाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग विस्तार से पढ़ लेंगे आर्टिकल में कि सोशल मीडिया का किस तरह का प्रभाव जो है वर्तमान समय में भारतीय राजनीति पर पड़ रहा है। इसमें दोनों चीजों की तुलना कर लेंगे। ठीक है, एक पारंपरिक और दूसरा जो अभी सोशल मीडिया है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन, जिसमें पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि भारत में बहुत बड़ी संख्या में जो है 2023 में इंटरनेट शटडाउन किए गए। लगभग 116 मामले आए इंटरनेट शटडाउन को, और ये जो आंकड़ा दिया गया है, ये दिया गया है एक सिविल सोसाइटी बॉडी है, कीप इट ऑन कोएलिशन, इसी के द्वारा ये आंकड़ा दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि लगभग 116 बार 2023 में जो है भारत में इंटरनेट शटडाउन रहा। तो इसके क्या कारण रहे, पक्ष विपक्ष को विस्तार से देख लेते हैं। तो बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 2023 में दुनिया में सबसे अधिक इंटरनेट शटडाउन देखा गया है, जो लगभग छठे वर्ष एक रिकॉर्ड है। ठीक है, 6 वर्षों से लगातार जो है भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे ज्यादा जो है इंटरनेट शटडाउन का उपयोग किया जा रहा है। देख सकते हैं इस फिगर में लगभग 470 घंटा 2023 में जो है इंटरनेट शटडाउन रहा इंडिया में, उसके बाद म्यांमार में, क्योंकि वहां पे भी लगातार संघर्ष चल रहा है, उसके बाद इथियोपिया में। ठीक है, तो इंटरनेट शटडाउन के खिलाफ वकालत करने वाले नागरिक समाज निकायों के एक समूह कीप इट ऑन गठबंधन ने कहा कि पिछले साल देश में लगभग 116 बार जो है इंटरनेट बंद किया गया था, और भारत में अधिकारी सांप्रदायिक तनाव, हिंसा, परीक्षा और अन्य कारणों से इंटरनेट शटडाउन के आदेश जारी करते हैं। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। खासकर अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो मणिपुर में, जहां जातीय हिंसा के दौरान हुए अत्याचार के फुटेज वास्तव में हुए घटना के कई हफ्ते बाद आए, इसके मुख्य कारण जो बताए जा रहे हैं वो इंटरनेट शटडाउन का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इंटरनेट शटडाउन का पूरा मामला। तो इसी में आगे कहा जाता है कि भारत में इंटरनेट शटडाउन की स्थिति क्या है। भारत ने 5 वर्षों की अवधि में इंटरनेट शटडाउन के मामले में वैश्विक स्तर पर लगातार शीर्ष स्थान बनाए रखा है, जो 2016 से 2022 तक दुनिया भर में शटडाउन के लगभग 60% मामले का हिस्सा है। ठीक है, दुनिया भर में जहां भी मैक्सिमम इंटरनेट शटडाउन हुए हैं, 60% मामले जो हैं सिर्फ और सिर्फ भारत में हुए हैं। तो भारत को इंटरनेट शटडाउन में दुनिया का नेतृत्व करने का स्थान प्राप्त हुआ है। तो 2014 और 2023 के बीच महत्वपूर्ण 780 इंटरनेट शटडाउन का अनुभव किया गया है। केवल 2023 में देश में लगभग 7000 घंटे से भी अधिक इंटरनेट व्यवधान दर्ज किए गए हैं। ठीक है, तो शटडाउन अक्सर प्रमुख घटनाओं के जवाब में लागू किया जाता है, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 370 को निरसन करना, और किसानों का जो लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा था, फार्म बिल के आसपास का विरोध प्रदर्शन। तो जम्मू कश्मीर राज्य जो है वो इंटरनेट प्रतिबंधों से विशेष रूप से प्रभावित हुआ। पिछले 12 वर्षों में लगभग 433 बार शटडाउन हुए सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा मणिपुर ने देश में सबसे लंबे समय तक इंटरनेट शटडाउन का अनुभव किया, जो मई से दिसंबर तक लगातार वहां पे इंटरनेट शटडाउन देखा गया। ठीक है, मई से दिसंबर 2023 तक। इन बार बार और लंबे इंटरनेट शटडाउन ने इस बात पर गंभीर चर्चा छेड़ दी है कि क्या भारत इंटरनेट पहुंच के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन कर रहा है। तो फ्रीडम हाउस की एक हालिया रिपोर्ट एक चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। वैश्विक इंटरनेट स्वतंत्रता लगातार 13 वर्षों से नीचे चल रही है भारत की। 29 देशों में ऑनलाइन मानवाधिकार प्रभावित हो रहे हैं इंटरनेट शटडाउन के लगातार उपयोग से। ठीक है, तो विधायी ढांचे क्या क्या है इंटरनेट शटडाउन के। तो भारत की इंटरनेट शटडाउन प्रथाएं कानूनी खामियों के संयोजन से सक्षम है। यहां शामिल प्रमुख कानूनों का विवरण दिया गया है। ठीक है, कि किन कानूनों के द्वारा जो है भारत में इंटरनेट शटडाउन लगाया जाता है। तो भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 का अधिनियम है, जिसमें राज्यों को सार्वजनिक आपात स्थिति के दौरान या सार्वजनिक सुरक्षा के दौरान इंटरनेट पहुंच को प्रतिबंधित करने का व्यापक अधिकार है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा, भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885। उसके बाद आईटी अधिनियम की धारा 69A,
यह धारा सरकार को ऑनलाइन सामग्री को सेंसर करने का अधिकार देती है। हालांकि इसका घोषित उद्देश्य जो है वो हानिकारक और गैर कानूनी सामग्री पर अंकुश लगाना है, लेकिन इसका उपयोग लगभग 55,000 से अधिक वेबसाइटों को ब्लॉक करने के लिए किया गया है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भी चिंताएं बढ़ जाती है। उसके बाद अगला अधिनियम है गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम। यह कानून सरकार को प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े यूआरएल को ब्लॉक करने की अनुमति देता है, और एक उल्लेखनीय उदाहरण द कारवां पत्रिका की वेबसाइट को ब्लॉक करना है, जो इस अधिनियम के दुरुपयोग की संभावना को उजागर करता है। उसके बाद आगे इंटरनेट शटडाउन के क्या प्रभाव हैं। जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है जब भी लगातार जो है लंबे समय तक, थोड़े समय तक तो चल जाता है, अगर कहीं संघर्ष हो रहा है, विद्रोह चल रहा है, विरोध हो रहा है, तो 1-2 घंटे का इंटरनेट शटडाउन समझ में आता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किया जाता है। लेकिन 6-6 महीने, 1-1 साल लगातार किसी क्षेत्र में इंटरनेट शटडाउन होने से भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं, तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। न्यायालय के फैसले ने स्थापित किया है कि इंटरनेट का उपयोग भारत के संविधान के तहत एक संरक्षित अधिकार है, तो शटडाउन सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना के अधिकार और यहाँ तक ऑनलाइन व्यवसायों का अभ्यास करने के अधिकार की इन सुरक्षाओं का खंडन करता है। ठीक है, तो आर्थिक व्यवधान भी डाले जाते हैं। व्यवसाय, विशेष रूप से स्टार्टअप और जो ऑनलाइन परिचालन पर निर्भर है, उन्हें शटडाउन के दौरान वित्तीय नुकसान होता है। अध्ययन में इन व्यवधानों से जुड़ी पर्याप्त आर्थिक लागत का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद पत्रकारिता संबंधी बाधाएं उत्पन्न हो जाती है जब इंटरनेट शटडाउन लगता है। पत्रकार जानकारी इकट्ठा करने और साझा करने के लिए इंटरनेट पर निर्भर होते हैं, और शटडाउन घटनाओं पर रिपोर्ट करने की उनकी क्षमता में बाधा डाला जाता है, जिससे जनता के जानने के अधिकार का उल्लंघन होता है, और यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थापित प्रेस की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। ठीक है, उसके बाद विश्वास की कमी आती है जनता में सरकार के प्रति। बार बार इंटरनेट शटडाउन से अधिकारियों के प्रति अविश्वास पैदा होता है। वे सेंसरशिप और निर्णय लेने में पारदर्शिता की कमी के बारे में चिंता उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद शैक्षणिक बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। इंटरनेट का उपयोग प्रतिबंधित होने पर सीखने में बाधा उत्पन्न हो जाती है। छात्र अपनी शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और संसाधनों तक पहुंच खो देते हैं। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या होता है, तो भारत के बार बार इंटरनेट बंद होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होती है और वैश्विक मंच पर इनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचता है। अब इंटरनेट शटडाउन के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, तो नफरत फैलाने वाले भाषण और गलत सूचना पर अंकुश लगाने के लिए ही जो है इंटरनेट शटडाउन लगाया जाता है। तो इंटरनेट शटडाउन को ऑनलाइन भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए एक तरीके के रूप में देखा जाता है, जो हिंसा और अशांति को भड़का सकता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग गलत सूचना से निपटने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपाय के रूप में गणतंत्र दिवस पर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली एनसीआर में इंटरनेट बंद होने का हवाला दिया था। ठीक है, तो विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए भी इंटरनेट शटडाउन का उपयोग किया जाता है। समर्थकों का तर्क है कि शटडाउन विरोध प्रदर्शन के आयोजन और लामबंदी में बाधा उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, जो सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को बाधित कर सकता है, और अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद सरकार द्वारा कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन लगाने के अलगाववादी आंदोलनों को रोकने के लिए जो है इंटरनेट शटडाउन का उपयोग करके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो ये कुछ तर्क में है। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए भी इंटरनेट शटडाउन लगाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि इंटरनेट शटडाउन बाहरी खतरों और साइबर हमलों से राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा कर सकता है। चीन के साथ गतिरोध के दौरान सीमावर्ती क्षेत्रों में सरकार द्वारा इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का उपयोग संभावित जासूसी या तोड़फोड़ को रोकने के लिए इंटरनेट शटडाउन के उदाहरण के रूप में दिया जाता है। उसके बाद आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित करना। समर्थकों का तर्क है कि इंटरनेट शटडाउन का उपयोग हानिकारक या आक्रामक सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है, जो विशेष समूहों या व्यक्तियों को लक्षित कर सकता है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे उदाहरणों की ओर इशारा किया जाता है जहां आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए कुछ क्षेत्रों में इंटरनेट का उपयोग अवरुद्ध कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ तर्क में पॉइंट थे। ठीक है, 5-6 पॉइंट दे दिया हूँ। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल इंटरनेट शटडाउन के बारे में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसे ध्यान से जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद अगला आर्टिकल है द केस फॉर इलेक्शन डे एज अ हॉलीडे, मतलब कि चुनाव के दिन को अवकाश घोषित करने का मामला। इसको भी हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार न केवल एक विशेषाधिकार है बल्कि एक मौलिक कर्तव्य भी है। यहाँ पे गलत लिखा गया, अभी भी संविधान में जो है वोट देने का अधिकार
कि संविधान में अभी भी जो है वोट देने का अधिकार मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो दुनिया भर के कई देश जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जहां पे वोट देना अनिवार्य है, दक्षिण अफ्रीका हो गया, दक्षिण कोरिया, फ्रांस में मतदाताओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव के दिन को छुट्टी प्रदान की जाती है। ठीक है, तो चुनाव के दिन सवेतन अवकाश मतलब कि पेड हॉलिडे। तो हाल ही के चर्चा ने चुनाव के दिन छुट्टी घोषित करने के लिए नियोक्ता विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के दायित्व को लेकर एक दिलचस्प बहस सामने ला दी है, जहां कुछ लोग संवैधानिक सिद्धांतों का हवाला देते हुए इस प्रथा की पवित्रता के लिए तर्क देते हैं, वहीं अन्य लोग इसकी आवश्यकता मतलब छुट्टी की आवश्यकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर संभावित उल्लंघन का सवाल उठाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने कहा है कि कई सदस्य देश अपने राष्ट्रीय चुनाव सप्ताह अंत में आयोजित करते हैं। ठीक है, वीकेंड में। ये भी एक बहुत सही सुझाव है, जिससे कि छुट्टी भी देनी नहीं पड़ेगी और लोग को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका की एग्जाम्पल लिया जा रहा है, जहां पे लोकतांत्रिक राज्य चुनाव के दिन को सवैतनिक अवकाश के रूप में अनिवार्य नहीं करते हैं। यूएसए में जो है अभी भी चुनाव के दिन जो अवकाश मिल जाती है उसको पेड हॉलिडे नहीं माना जाता है। अमेरिका में कुछ राज्य चुनाव के दिन को सवैतनिक अवकाश मानते हैं। ठीक है, बहुत से राज्य, जैसे वहाँ 50 गो स्टेट है, तो कुछ राज्य जो है वहाँ पे पेड हॉलिडे देते हैं चुनाव के दिन को, और कुछ राज्य जो है वहाँ पे अनपेड हॉलिडे देते हैं। हालांकि बढ़ते मतदाता मतदान के बारे में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है कि परिणाम स्पष्ट है। राज्य कर्मचारियों के लिए चुनावी अवकाश प्रदान करने वाले राज्यों के प्राकृतिक प्रयोग से कई सबूत नहीं है ऐसी छुट्टियों से मतदाता मतदान में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। ठीक है, ऐसा कोई भी सबूत नहीं प्राप्त हुआ है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के द्वारा क्लियर कहा गया है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में छुट्टी दी जाती है इलेक्शन के दिन में, लेकिन फिर भी जो है इस छुट्टी से बड़ी संख्या में लोग जो है अपना वैकेशन मनाने चले जाते हैं, लेकिन अपना जो महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ड्यूटी है, उसको वोटिंग राइट्स का उपयोग नहीं करते हैं। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि चुनावी अवकाश होना अपने आप में मतदाता मतदान बढ़ाने के लिए एक प्रभावी रणनीति नहीं है। मतलब कि ये सोचना कि अगर चुनाव के दिन में पेड हॉलिडे दे दिया जाए सरकार के द्वारा, फिर अगर हम वोटिंग परसेंटेज को बढ़ा सके, तो यह एक प्रभावी रणनीति के रूप में नहीं उभरता है। ठीक है, तो संतुलन का मुद्दा, कैसे इसको बैलेंस किया जाए। तो नियोक्ताओं के लिए चुनाव के दिन छुट्टी घोषित करने का आदेश जो है वो नागरिक जिम्मेदारी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन के बारे में प्रासंगिक प्रश्न है। जब मतदान अनिवार्य नहीं है, तो क्या व्यवसायों को एक सवैतनिक अवकाश देने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए? क्या नियोक्ताओं पर ऐसे दायित्व थोपना उचित है? तो अनिवार्य अवकाश घोषणा के समर्थकों का क्या तर्क है कि भारत का संविधान लोकतांत्रिक शासन के मूलभूत पहलू के रूप में वोट देने के अधिकार को कायम रखता है। इसलिए कर्मचारियों को एक दिन की छुट्टी देकर मतदान केंद्रों तक पहुंच सुनिश्चित करना इस संवैधानिक जनादेश को बनाए रखने के लिए एक व्यावहारिक साधन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, मैंने तो पहले ही एग्जाम्पल दिया था पीएमई का, जो पीएसयू में लगातार उपयोग होता है। ठीक है, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, इस छुट्टी में मेनली जो क्या किया जाता है पीएसयू के द्वारा, जब आप पीएमई के थ्रू छुट्टी लेते हैं, लीव लेते हैं, और आप दिन भर किसी हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराते हैं, मेडिकल एग्जाम कराते हैं, तो हॉस्पिटल के द्वारा ही निर्गत किया जाता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल जो होता है उसी पीएसयू का होता है। तो वहां से जो सर्टिफिकेट लाया जाता है और फिर आप ऑफिस में जमा करते हैं, तभी जाकर जो है आपकी छुट्टी की मान्यता मिलती है। तो इसी तरह से वोट देने के परिप्रेक्ष्य में भी किया जा सकता है। जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर हैं, अगर पेड हॉलिडे देते हैं तो एक काम कर सकते हैं, अपने कुछ नियमों में परिवर्तन लाकर सभी एम्प्लॉयज को जो वोट देने गए हैं उनको एक पहचान दिखाना होगा कि आपने वोट दिया है। जैसे नाखून पे वो इंक लगाया जाता है, ठीक है, और वो 2-3 दिनों तक छूटता भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत सही कदम हो सकता है ज्यादा से ज्यादा लोगों को आकर्षित करने के लिए, वोटिंग देने के लिए। तो भारत को क्या करना चाहिए? इससे यह सवाल उठता है कि क्या भारत को अलग अलग व्यावसायिक आवश्यकताओं और सांस्कृतिक संदर्भों के लिए लचीलेपन और अनुकूलन की अनुमति देते हुए एक समान दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इसी पे तमिलनाडु के गृह सचिव के द्वारा कहा गया है, जिसमें भुगतान अवकाश को
मतदान के प्रमाण से जोड़ने का सुझाव दिया गया। इसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों को पूरा करने के साथ साथ अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा, जिससे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक दायित्व के बीच में संतुलन आएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पे तमिलनाडु के गृह सचिव के द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रेरित करना चाहिए वोट देने के लिए। तो अलग अलग दृष्टिकोण यहाँ पे देखे जाते हैं, जैसे कठोर अधिदेश थोपने के बजाय नीति निर्माताओं को नवोन्मेषी समाधान तलाशने की आवश्यकता है। ठीक है, अपने पुराने कानून में कुछ अपडेट करने की बात की जाए जो नियोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ डाले बिना मतदाता भागीदारी को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जो हमने भी एक कदम डिस्कस किया, वो भी एक उपयोगी कदम हो सकता है। ठीक है, जैसे जैसे भविष्य में प्रौद्योगिकी की प्रगति करेगी, हम अपने घरों की गोपनीयता में बिना किसी अनुचित प्रभाव के मतदान करने में सक्षम हो सकते हैं। तो चुनाव के दिन छुट्टी घोषित करने के नियोक्ताओं के दायित्व से जुड़े बहस एक सूक्ष्म बहस है जो लोकतंत्र, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक वास्तविकताओं के बुनियादी सिद्धांतों को जोड़ती है। ठीक है, जबकि संविधान जो है वो मतदान के अधिकार के महत्व को रेखांकित करता है और एक संतुलन बनाना अनिवार्य है जो नागरिक दायित्वों और व्यावसायिक स्वायत्तता दोनों का सम्मान कर सके। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें कहा जा रहा है एक पेड हॉलीडे दिया जाए खास के इलेक्शन डे के दिन में। और मोस्टली जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को ऑलरेडी पेड हॉलीडे दिया ही जाता है, फिर भी जो है वो अपने कर्तव्य को पूरा नहीं करते हैं। इसलिए एक कानून में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और उन्हीं को पेड हॉलीडे मिलेगा जो अगले दिन आकर ऑफिस में वोट देने का अपना कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। ये बहुत ही जरूरी और बहुत ही बेहतर कदम है। ठीक है, उसके बाद अगला आर्टिकल जो है कि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट क्या है जो है इंडियन पॉलिटिक्स पे, इसको हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जैसे यूपी का एक युवा मुस्लिम व्यक्ति है जो कहता है कि अगर कांग्रेस यह चुनाव जीतती है तो यह ध्रुव राठी के कारण होगा। ठीक है, क्योंकि ध्रुव राठी का लगातार जो है अभी वीडियो आ रहा है वर्तमान के बीजेपी के विरुद्ध। ठीक है, बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपना विभिन्न विचार जो है प्रदर्शित कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल्स पे, लेकिन मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्तमान की सरकार की रूलिंग पार्टी की वास्तविकता या फिर अपोजिशन पार्टी की वास्तविकता को प्रस्तुत करते हैं जनता के सामने, जिससे कि आप स्वयं निर्णय ले सके कि कौन सा प्रतिनिधि आपके भविष्य के लिए बेहतर है और आप उन्हीं अनुसार से अपना मतदान का अधिकार का उपयोग कर सके। ठीक है, यही बातें इस आर्टिकल में कही गई। यह भारत में पहला सोशल मीडिया चुनाव है। सोशल मीडिया ने राज्य नियंत्रण के दायरे से बाहर वैकल्पिक दृष्टिकोण के लिए रास्ते बनाए हैं और यहाँ पे क्लियर कहा जाता है। और इस प्रक्रिया में सफलतापूर्वक सरकारी आख्यान जो सरकार के द्वारा स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसके साथ एक संज्ञानात्मक असंगति देखी गई है। ठीक है, जो सरकार के द्वारा लगातार कहा जाता है गरीबी कम हो रही है, उसके बाद लगातार जो है रोजगार प्राप्त हो रहा है, तो इन सभी डेटा को एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्ट्स को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सही है जिससे कि हमारे समाज को जागरूक किया जा सके, सही इन्फॉर्मेशन नागरिकों तक पहुंचाने में सक्षम हो सके। इसलिए जो है सोशल मीडिया का रोल यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बहुत सारे जो न्यूज हैं वो फेक न्यूज भी होते हैं, बेसलेस भी न्यूज होते हैं, तो इससे भी बचने की आवश्यकता है। तो बदलती रूपरेखा, हाल तक सोशल मीडिया भाजपा और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला एक उपकरण के रूप में था। तो दशक के शुरुआती भाग में मौजूदा पारंपरिक मीडिया, ठीक है, जो हम लोग टीवी पे देखते हैं, पारंपरिक मीडिया के साथ संज्ञानात्मक असंगति उत्पन्न करने के लिए सोशल मीडिया पर एक दक्षिणपंथी पारिस्थितिकी तंत्र उभरा। ठीक है, अब जो है क्योंकि जितने भी पारंपरिक न्यूज चैनल्स हैं उस पर लगातार आरोप लगता है कि किसी विशेष पार्टी, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या फिर कोई अन्य पार्टी हो, उस पर लगातार जो है झुकाव दिखता है इन न्यूज चैनल्स का। इसी के लिए जो है अब लोग सोशल मीडिया के न्यूज की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उस पर भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा फेक न्यूज फैलाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी की बात यहाँ पे कहा जाता है कुणाल पुरोहित के द्वारा, उनकी एक पुस्तक आई है एच पॉप द सीक्रेटिव वर्ल्ड ऑफ हिंदुत्व पॉप स्टार्स में लिखा गया है कि यह हर दिन नफरत फैलाने और अल्पसंख्यक समूहों और प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ गुस्सा भड़काने के तरीके के रूप में प्रदान करता है। ठीक है, ये जो सोशल मीडिया पे लगातार जो है अब जो प्रचलन चला है खास के सरकार का पक्ष लेना या फिर विपक्ष लेना, तो यहाँ पे कहा जाता है कि ये कहीं ना कहीं जो है अल्पसंख्यक समूहों और प्रतिद्वंदियों के खिलाफ एक गुस्सा फैलाने का एक स्थान बन गया है, प्लेटफॉर्म बन गया है। तो यूट्यूब और फेसबुक में आवाज़ें खुद को किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जोड़ती है।
अगर ध्रुव राठी की बात छोड़ दी जाए तो, ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ये आवाजें खुद को किसी भी राजनीतिक दल के साथ नहीं जोड़ती और जिससे उन्हें पारंपरिक मीडिया द्वारा छोड़ी गई विश्वसनीयता, ठीक है, जो पारंपरिक मीडिया पर विश्वास कम होता जा रहा है, उसको यहाँ पे यूट्यूब पे देखा जा रहा है लोगों के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार हमने जिन लोगों से बात की है उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से भारत में क्या हो रहा है इसकी सही तस्वीर प्राप्त करना आसान है। विरोधाभासी रूप से अस्तित्व के लिए पारंपरिक मीडिया द्वारा अधिक उत्तेजक पक्षपाती सामग्री की ओर बदलाव ने शायद इसकी जो विश्वसनीयता है वो कम कर दी है, ठीक है। जो पारंपरिक हमारी न्यूज चैनल्स हैं जो टीवी पे हम लोग देखते हैं उसकी विश्वसनीयता लगातार कम होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि जो भी सरकार के विरुद्ध न्यूज होते हैं वो उसे खुले रूप से नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो यूट्यूब और फेसबुक में उपयोग किए जाने वाले एल्गोरिदम की एक विशेषता यह है कि जिस सामग्री को लोकप्रियता तेजी से बढ़ती है उसे पूरे उपयोगकर्ता आधार तक बढ़ाया जाता है, ठीक है। इसी में कहा जाता है एक सोशल मीडिया चलाने वाले पे कि सोशल मीडिया ने डर के मौजूदा माहौल के कारण शांत हो चुके मतदाताओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए जगह दी है, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोग, जैसे कि एक व्यक्ति का यहाँ पे एग्जांपल दिया जा रहा है जो जाटव समुदाय के हैं, एक स्थानीय इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं, उनके द्वारा कहा जाता है कि हम बहुत से फैक्ट को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं क्योंकि मैं सब कुछ देखता हूँ और सुनता हूँ और अगर मैं बोलूँगा तो मुझे परेशानी हो जाएगी। बहुत से जो यूजर्स होते हैं, सोशल मीडिया यूजर्स होते हैं, वो डरते भी हैं कि जो रूलिंग पार्टी है अगर उसके विरुद्ध कुछ बोलेंगे तो मेरे खिलाफ कुछ गंभीर एक्शन लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया को शिक्षित युवा आबादी ने सबसे तेजी से अपनाया है। तो युवाओं को कभी श्री मोदी के मुख्य समर्थक आधार के रूप में देखा जाता था, हालांकि 10 वर्षों के बाद आकांक्षा काफी हद तक खत्म हो गई है और कई लोगों के लिए इसकी जगह निराशा भी आ गई है। कुछ चीजें हैं रूलिंग पार्टी के जो इन पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, लेकिन अपोजिशन पार्टी की क्या विचारधारा होगी इस पे भी एक संदेह बना हुआ रहता है, ठीक है। क्या लोकतंत्र में विचारों की विविधता और राजनीतिक विचारों का सक्रिय विरोध महत्वपूर्ण है? जैसे बुनियादी स्तर पर यह एक सकारात्मक विकास है। लोकतंत्र में विचारों की विविधता और राजनीतिक विचारों का सक्रिय विरोध महत्वपूर्ण है। सही बात है, क्योंकि हमारे लोकतंत्र की प्रकृति है वाद विवाद करना। आपने कोई भी कानून लाया है तो जरूरी नहीं कि हर एक कानून आपके परिप्रेक्ष्य से हर एक जगह सही हो, क्योंकि भारत एक विविध संस्कृति, विविध स्थलों का क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पे हर एक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग संस्कृति का पालन किया जाता है। इसलिए जो है कानून जमीनी स्तर के आकलन करने के बाद ही बनाया जाना चाहिए। तो इन स्थानों को बेशकीमती तरीके से खुला रखना चाहिए और इस बात का सूचक है कि भारत में लोकतांत्रिक पुनः दावा करने के स्थल उभर रहे हैं, ठीक है। जो अभी लगातार जो सोशल मीडिया पे बहुत से लोग जो हैं अपने विचारों को खुले रूप से प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ तुलना किया गया है परंपरागत मीडिया से और सोशल मीडिया से। तो परंपरागत रूप से जो जितने भी चुनावी पार्टी हैं उसके कार्यकर्ता और राजनीतिक मध्यस्थता मतदाताओं को राजनीतिक आख्यानों, ठीक है, जितने भी रूलिंग पार्टी का स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, आख्यानों के साथ प्रस्तुत करते थे, उन्हें उन राजनीतिक विचारधाराओं से जोड़ते थे जिसके साथ वे जुड़े हुए थे और नीचे से ऊपर तक नीतिगत मांगे पैदा करते थे, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्लियर कहा जाता है कि पहले के समय में क्या होता था कि जितने भी विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होते थे वो अपने आसपास में जो भी चुनाव क्षेत्र है वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए अपने जितने भी उपलब्धियां हैं उसको बढ़ा चढ़ा के बताते थे। लेकिन सोशल मीडिया जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं और मध्यस्थों को कम प्रासंगिक बना रही है। यह राजनीतिक दलों के भीतर अधिक केंद्रीकरण को सक्षम बना रही है क्योंकि नेता सीधे तौर पर आख्यानों को आकार दे सकते हैं। तो एल्गोरिदम भी गहरा ध्रुवीकरण सुनिश्चित करते हैं और यह पार्टी संरचनाओं और अधिक महत्वपूर्ण रूप से सार्वजनिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव डालेगा यह अभी भी देखना बाकी है, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, ठीक है। ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसमें हम लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है इंडियन पॉलिटिक्स पे, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर्स रिलेटेड है, जिसमें अरोरा, कल भी हम लोगों ने अरोरा के बारे में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, ध्यान से देखिएगा। अरोरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला स्टेटमेंट है अरोरा केवल उत्तरी गोलार्ध में होती है। दूसरा स्टेटमेंट है अरोरा ध्रुवीय बर्फ की चोटियों से सूर्य के प्रकाश के परावर्तन के कारण होती है। तीसरा स्टेटमेंट है अरोरा के रंग पृथ्वी के वायुमंडल में गैसों के प्रकार से निर्धारित होते हैं। और चौथा स्टेटमेंट है अरोरा केवल दिन के समय दिखाई देता है। इसमें तीसरा जो स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है, कि अरोरा के रंग जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल में
गैसों के प्रकार से निर्धारित होते हैं। अरोरा के रंग सूर्य से अवशोषित कण पृथ्वी के वायुमंडल में गैस के अणुओं से टकराती है तो वे विभिन्न रंगों का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं और ऑक्सीजन अणु आमतौर पर हरे और लाल रंग का ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करता है, जबकि नाइट्रोजन के अणु नीले और बैंगनी रंग का ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसी कारण जो है तीसरा स्टेटमेंट सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भूचुंबकीय तूफान के दौरान क्या होता है? तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव होता है, जिससे कि मैग्नेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर में कुछ असंतुलन देखे जाते हैं, गड़बड़ियां देखी जाती है। इसलिए जो है ऑप्शन डी सही है। भूचुंबकीय तूफान तब आते हैं जब पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में एक महत्वपूर्ण असंतुलन आ जाता है, गड़बड़ी हो जाती है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ सौर हवा और सौर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण होती है। ये तूफान पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उतार चढ़ाव पैदा कर सकता है, जिससे कि मैग्नेटोस्फीयर और आयनोस्फीयर में असंतुलन पैदा हो जाता है और इस असंतुलन के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रभाव हो सकते हैं, जैसे अरोरा, रेडियो संचार व्यवधान, ठीक है, उपग्रह, विद्युत पावर ग्रिड को नुकसान, ये सारे चीजें हो सकते हैं जब भूचुंबकीय तूफान आते हैं। इसलिए जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें पहला स्टेटमेंट है ट्रांस वसा, ट्रांस फैट्स और संतृप्त वसा मतलब कि सेचुरेटेड फैट्स। तो ट्रांस फैट्स जो है वो सेचुरेटेड फैट्स की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, क्योंकि वे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है, ट्रांस वसा हाइड्रोजनीकरण नामक एक औद्योगिक प्रक्रिया के माध्यम से बनते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दूसरा कथन जो है वो सही है, क्योंकि ट्रांस वसा जो है वो कृत्रिम रूप से हाइड्रोजनीकरण के नामक प्रक्रिया के माध्यम से बनाई जाती है, ठीक है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट सही है। जहां कमरे के तापमान पर ठोस बनाने के लिए वनस्पति तेल में हाइड्रोजन मिलाया जाता है और इस प्रक्रिया का उपयोग अक्सर मार्जिन, सॉर्टिंग और कुछ प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के उत्पादन में उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने और बनावट में सुधार करने के लिए की जाती है। इसलिए जो है ट्रांस वसा को हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन मिलाया जाता है जिससे कि उसका लाइफ को बढ़ाया जा सके। तो ट्रांस वसा को विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जोड़ा जाता है, जिसमें हृदय रोग का खतरा भी शामिल है, क्योंकि वे एचडीएल के स्तर को कम करते हैं और एलडीएल को बढ़ा देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ट्रांस फैट जो होता है वो एलडीएल को बढ़ा देता है और एचडीएल को कम करता है, इसलिए जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवांशिक जानकारी को नाभिक से साइटोप्लाज्म तक ले जाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, आरएनए डीएनए की तुलना में अधिक स्थिर है और उत्परिवर्तन के प्रति कम संवेदनशील है। तो कितने कथन जो हैं वो सही है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन सही है, मतलब कि एमआरएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए आनुवांशिक जानकारी को नाभिक से साइटोप्लाज्म तक ले जाते हैं, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है? तो आरएनए आमतौर पर डीएनए की तुलना में कम स्थिर है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये गलत है। और राइबोज शर्करा की उपस्थिति और स्थिर थायमिन बेस जोड़ी की कमी के कारण उत्परिवर्तन की संभावना अधिक होती है, ठीक है, यहाँ पे उत्परिवर्तन की संभावना अधिक होती है, इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कल हम लोगों ने देखा था ईडीएनए, एक स्पीशीज हम लोगों ने डिस्कस किया था। कौन सा स्पीशीज डिस्कस किए थे प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो ईडीएनए पर्यावरणीय डीएनए के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें, जिसमें पहला स्टेटमेंट है, ईडीएनए पर्यावरण में मौजूद आनुवांशिक सामग्री जैसे मिट्टी, पानी या हवा को संदर्भित करती है। और दूसरा स्टेटमेंट है, इसका उपयोग मुख्य रूप से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की उपस्थिति या बहुलता पर नजर रखने के लिए किया जाता है। तो इसमें कितने कथन जो हैं वो सही है? इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कथन सही है, ठीक है, क्योंकि ये जो ईडीएनए है यह नमूना संग्रह में आसानी और पानी में आनुवांशिक सामग्री की उच्च सांद्रता के कारण ईडीएनए का उपयोग अक्सर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किया जाता है। यह जलीय और हवाई वातावरण पर भी लागू होता है, ठीक है, इसलिए केवल जलीय ही नहीं होगा, यहाँ पे हवाई पारिस्थितिकी तंत्र को भी ध्यान में रखा जाता है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है और सिर्फ पहला सही है। तो ये थे आज के द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए करंट अफेयर से रिलेटेड। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।